गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में आपने सुना कि शब्दों का निर्माण कैसे कैसे होता है या शब्द निर्माण में वृद्धि या शब्दकोश कैसे तैयार होते हैं, तो आपको उसका सलूशन मिला था कि 3 तरह से, उपसर्गों द्वारा, प्रत्ययों द्वारा और समास द्वारा, कैसे ये वहाँ बताया जा चुका है। तो अब इसमें हम जो है इस कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि सबसे पहले उपसर्ग को जो है हम टच करें। तो उपसर्ग को हमने जो है 2 पार्ट में आपको बताया कि उप का मतलब होता है निकट, सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना। आप जो इसकी डिफिनीशन तक जो है देख लिए थे कि उपसर्ग जो है वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर या उससे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नया अर्थ प्रदान कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब आप जो है इसका 2 तरह से परिभाषा, आपने एक सरल रूप में और एक थोड़ा सा उससे ऊपर के लेवल का आपने सुन लिया कि भाषा के वे सार्थक खंड जो शब्दों के आरंभ में या पूर्व में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई थी। तो अब हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं कि आखिर उपसर्ग जो है, जो हमें परिभाषा मिली है, उसको हम कैसे समझेंगे। तो आइए, अभी जो है मर का मतलब होता है मरने से, डेथ से, मृत्यु से होता है। लेकिन जब इसमें अ क्या है? एक शब्दांश है। अ क्या है? एक शब्दांश है, या कहिए कि यह क्या है? उपसर्ग यही है जिसका अर्थ जो है नहीं के रूप में निकलता है। किसी शब्द से पहले जब अ जुड़ जाता है तो वह जो है शब्दांश कहा जाता है, जिसको व्याकरण की भाषा में या शब्द निर्माण पाठ के अंतर्गत उसी को हम जो है उपसर्ग का नाम दिए हैं। उसी को उपसर्ग समझा जाता है। जैसे मर का मतलब मृत्यु से होता है, लेकिन जब उससे पहले, जैसी आपकी परिभाषा करें कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले लगकर, किसी शब्द के पहले लगकर क्या, जो शब्दांश नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? नया शब्द क्या बना? अमर। मर में अ उपसर्ग जुड़ गया तो ये एक नया शब्द बना, अमर। मर का मतलब मृत्यु ऑलरेडी होता ही है, लेकिन जब इसमें एक शब्दांश जुड़ा अ, जिसका अर्थ जो है निकलता है नहीं, तो जब यह अ मर के साथ जुड़ गया तो एक नया शब्द बन गया, अमर। तो अब हम समझ सकते हैं कि जो अ है यह अपने आप में शब्द नहीं है, बल्कि क्या है? शब्दांश है। क्या है? शब्दांश है। यही जो शब्दांश होते हैं, जो अपने आप में अर्थवान होते हुए भी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होते या वाक्य के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इन्हें ही हम जो है शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय का नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ अ क्या है? उपसर्ग है, एक शब्दांश है जो मर शब्द से पहले लगकर या जुड़कर एक नया शब्द अमर का निर्माण कर दिया। परिभाषा कह रही है कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इसी तरह से स्वस्थ, हेल्दी, स्वस्थ का मतलब समझ ही रहे हैं, से हेल्दी से है, फिजिकली फिट होने से है। लेकिन जब उससे पहले अ उपसर्ग जुड़ रहा है, अ शब्दांश जुड़ जा रहा है, तो एक नया शब्द बन जा रहा है, अस्वस्थ। इसका मतलब कि पेशेंट से है, अस्वस्थ का मतलब रोगी से है, मरीज से है। जो स्वस्थ नहीं है वही अस्वस्थ है, वही मरीज है, वही रोगी है। तो देखिए फिर एक नया शब्द बना। स्वस्थ है अपने आप में एक शब्द है, स्वतंत्र है, अर्थवान है, लेकिन अ उपसर्ग के जुड़ जाने से एक नया शब्द बन गया, अस्वस्थ। मर के साथ अ उपसर्ग जुड़ जाने से एक नया शब्द अमर बन गया। तो इस तरह से क्या हुआ? शब्दों की संख्या में वृद्धि हो गई, या कहिए कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। ऐसे ही जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व लगते हैं, जिन्हें हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं,
जिन्हें हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं उन्हें शब्दांश भी कहा जाता है। तो कहा जाता है कि जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व जुड़ते हैं वे शब्द नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और वही शब्दांश किसी नाम से जो है जाने जाते हैं। जैसे यहाँ अ लगा हुआ है तो यह जो है अ उपसर्ग के नाम से जो है जाना जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बातों को सुनने के बाद आप जो है कुछ चीज़ें या ध्यान देंगे और बुक में और अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ चीज़ें फिल्टर होकर निकल के आती हैं सामने। क्या कि उपसर्ग जो है शब्दांश होता है, शब्द नहीं। इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जो शब्दांश होते हैं इनके स्वतंत्र अर्थ नहीं होते। दूसरी बात, यह जो है कोई स्वतंत्र अर्थ तो नहीं होता, लेकिन ये कोई न कोई अर्थ देते तो हैं, लेकिन स्वतंत्र प्रयोग करने लायक नहीं। कहने का मतलब उनका उपयोग हम वाक्य में नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जो उपसर्ग होते हैं वे कहीं कहीं एक छोटा अर्थ तो दे देते हैं, मगर उनका हम इस्तेमाल, उनका प्रयोग हम वाक्य के रूप में नहीं कर पाते। तीसरी बात, ये जो उपसर्ग होता है, जब आप परिभाषा देख रहे हैं उसके बारे में आपने जो है उदाहरण सहित जब सुन लिया, समझ लिया, तो आप जो है देखेंगे कुछ चीजें निकल कर सामने आई हैं। क्या? उपसर्ग जो है शब्दांश होता है, शब्द नहीं। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देने वाला नहीं होता। कभी कभी शब्दांश जो है अर्थ तो देते हैं, लेकिन स्वतंत्र इनका इस्तेमाल या प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता। दो बातें। तीसरी बात, यह हमेशा, ये जो शब्दांश होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं, ये हमेशा शब्द से पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग जो है शब्द से पहले जुड़ते हैं, वहीं प्रत्यय जो है बाद में जुड़ते हैं। तो तीसरी बात निकल कर सामने आ रही है कि किसी शब्द से पहले जुड़ता है क्या? शब्दांश अर्थात उपसर्ग। चौथी बात क्या है कि शब्द से जुड़कर इनका अर्थ परिवर्तन होता है। शब्दों से पहले जब ये शब्दांश या जब ये उपसर्ग किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं तो उनमें अर्थ परिवर्तन ला देते हैं या उनके अर्थों में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। जैसे ऊपर के उदाहरण में आपने देखा था कि मर शब्द अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी अ शब्दांश के जुड़ जाने से एक नया अर्थ देने वाला स्वतंत्र शब्द अमर हमारे सामने आया। यहाँ जो अ उपसर्ग है उसका अर्थ नहीं के भाव से लगाया जाता है। तो और लास्ट एक पॉइंट और देख लीजिए कि प्रत्येक भाषा के, एक चीज और समझकर अभी फिल्टर होकर सामने आएगी कि हर भाषा के उपसर्ग भी अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा के उपसर्ग अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे संस्कृत के लिए, चलिए लास्ट पॉइंट आप सुन लीजिए, केवल इतना ही कि जितनी भाषाएं होती हैं उनके शब्द निर्माण, उन भाषाओं के शब्द निर्माण के क्रम में उनके जो उपसर्ग या प्रत्यय जो होते हैं वे उन्हीं की भाषा के होते हैं। या शार्ट में कह लीजिए कि जो उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं ये अलग अलग भाषाओं के अलग अलग अपनी अपनी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं के अपनी अपनी भाषा के साथ जुड़ते हैं। अब आइए आप अपनी मातृभाषा में या अपनी जो है लैंग्वेज में आइए कि हिंदी में सवाल किया जाए कि आपके हिंदी भाषा में कितने उपसर्ग हैं, तो आप कहिए 3। कौन कौन? संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी का उपसर्ग और उर्दू अंग्रेजी का उपसर्ग। इनको हम दूसरे नामों से भी जानते हैं। हिंदी भाषा में 3 तरह के उपसर्गों का प्रयोग मिलता है। पहला है संस्कृत का उपसर्ग जिसको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। ये संस्कृत भाषा में जिस तरह से प्रयोग होते हैं वही सेम वैसे ही हिंदी भाषा में आ करके हमारे सामने अपना अर्थ प्रदान करते हैं, इसलिए इनको हम संस्कृत भाषा का या तत्सम जो कहते हैं। जैसे अ, ये जो अ है शब्दांश,
जिसका अर्थ नहीं से लगाया जाता है, इससे मिलकर बनने वाला शब्द जैसे अधर्म है, अन्याय है, अनाथ है, असीमित है। ठीक, इसी तरह से अति उपसर्ग है जिससे बनता है अत्याचार, अतिरिक्त। ठीक, इसी तरह से अधि है जिससे बनेगा अधिकार, अधिनायक, अधिनियम, अधिगम। हो गया। तो ये सब क्या है, ये जो उपसर्ग हैं अ, अति, अधि, ये सब क्या हुए, संस्कृत भाषा के हुए, जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वही तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं या संस्कृत भाषा के उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन जो तद्भव के रूप में अर्थात संस्कृत से निकलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात उससे बनने वाले जो शब्द होते हैं हिंदी में जो आते हैं, संस्कृत से निकलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं हम उन्हें तद्भव कहते हैं। तो कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो हिंदी के रूप में अर्थात तद्भव के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे अन, अन ये क्या है, उपसर्ग है। ये अर्थ क्या देता है, अभाव का। अन उपसर्ग क्या अर्थ देता है, अभाव, कमी। जैसे अनजान, इसका मतलब कि जानकारी में कमी। अनपढ़, इसका मतलब कि पढ़ाई में कमी है, अभाव है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। सु, ये जहां किसी शब्द से पहले अगर सु उपसर्ग लगता है तो इसका अर्थ निकलता है अच्छा। जैसे सुजान मतलब सुंदर ज्ञान वाला, ज्ञानियों से है, जेंटलमैन से है। सुडौल, इसका मतलब कि अच्छी रचना, अच्छी डील डौल, अच्छी बनावट। अब आइए तीसरा वाला देखिए कि जो उर्दू और अंग्रेजी भाषा से निकलकर कुछ ऐसे शब्दांश हमारे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आगत या विदेशी। इनका क्या नाम दिया गया है, आगत या विदेशी। जैसे बे, उर्दू भाषा का एक शब्दांश है बे, जिसका अर्थ होता है बिना। अब इससे मिलकर बनने वाला जो है नया शब्द क्या है, बेरहम, जिसके अंदर रहम नहीं हो, रहम के बिना। बेरहम इसका मतलब निर्दयी से है। बेगुनाह मतलब गुनाह के बिना, जैसे कोई गुनाह नहीं किया लेकिन उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो कहा जाता है ना कि अरे वो तो बेगुनाह है, तो इसका मतलब गुनाह शब्द में बे उपसर्ग लगा है। यह जो बे शब्दांश है यही उपसर्ग है। बेरहम में ये जो बे है यही शब्दांश क्या है, उपसर्ग है। ये तो रहा है आपका उर्दू का, जो अरबी फारसी से होकर के उर्दू में आया हुआ है और उर्दू के माध्यम से फिर हमारे यहाँ जो है उर्दू भाषा से होते हुए हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो रहा है। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्दांश होते हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं लेकिन हमारी हिंदी भाषा में प्रायः जो इस्तेमाल होते हैं, जैसे वाइस, जनरल, सब, ये सब क्या है, शब्दांश हैं, यही उपसर्ग हैं। किस भाषा के, उर्दू और अंग्रेजी के, जिनका नाम क्या दिया गया है, विदेशी या आगत। आपसे सवाल किया जाए कि हिंदी में कितने तरह के उपसर्गों का प्रयोग मिलता है, तो आप कहिए कि हिंदी में 3 तरह के उपसर्गों का प्रयोग मिलता है या हमें पढ़ने को दिखाई देता है। एक तत्सम उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा तद्भव उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा उर्दू अंग्रेजी के अर्थात आगत या विदेशी उपसर्ग। हमने कहा वाइस, जैसे होता है वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये जो वाइस है ये क्या है, उपसर्ग हो गया। शब्दांश जो ये वाइस है ये क्या है, यही उपसर्ग है। और यह जब किसी शब्द से पहले जुड़ता है तो एक नया अर्थ देता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, उपसर्ग। क्या कहा गया है, उपसर्ग। जैसे जनरल होता है ना, जनरल मजिस्ट्रेट या जनरल मजिस्ट्री, तो इसी तरह से जो है सब होता है सब डिप्टी, जिसको कहते हैं कि सब आयुक्त या सब कमिश्नर या सब डिप्टी या सब डीएसपी। तो ये सब जनरल, वाइस, ये सब क्या है, शब्दांश हैं जिनको हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। तो बेटा इस कड़ी में अभी इसका जो अगला चरण है जो प्रत्यय का, वो अगले क्लास में हम जो है एक्सप्लेन करेंगे।